चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनल पार्ट चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। तो मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ, अब हम हाइब्रिडाइजेशन की कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस लेंगे। कॉम्प्लिकेटेड केस मतलब जहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर्स ना हो, नॉन पेयर्स भी हों। तो अब हम देखते हैं कैसे कैसे ये काम करता है, कैसे कैसे ये चीज़ें करती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हाइब्रिडेशन बनाना कैसे है, तो सबसे पहले उठाना है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जब उठा लेंगे तब हमें उसको उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में क्या करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। हमें उस कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है, उसके ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिखना है वैलेंस शेल में, और उसी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है। कैसे? तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s2 2p4 1 2 3 4। तो ये इसी कॉन्फ़िगरेशन होती है। और कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद में हम क्या कर सकते हैं कि भाई अब अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी मैंने लिख दिया एक बार 2s2 2p4, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो 1 2 3 4, तो ये है sp3। चार इस्तेमाल हो गए। अब इसका मतलब क्या है कि ये इस तरीके का कुछ ऑर्बिटल है जो इक्वल चारों स्पेस में बना हुआ है, sp3 कंबाइन करके बना है। तो अब दो खाली हैं इसमें, वही उनसे हाइड्रोजन अटैच होगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जैसे ग्रीन करके दिखाया है। और ये दो लोन पेयर हैं, जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। तो बॉन्ड पेयर भी दिख गए, लोन पेयर भी दिख गए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन अच्छा था। हमने कुछ नया सीखा कि इट इज नॉट जस्ट कि मतलब हमें एक्साइटेशन भी करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर एक्साइटेशन में एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है, तो एनर्जी कहीं ना कहीं से देनी पड़ेगी। तो वो कहाँ से आती है? वो एक्साइटेशन एनर्जी में जो भी एनर्जी हमको चाहिए होती है, वो एक्चुअली में आती है बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है। इससे बाय डिफॉल्ट जो है हमको और ये बॉन्ड फॉर्मेशन की जो एनर्जी है, जो बॉन्ड फॉर्मिंग एनर्जी है, ये हमेशा ज़्यादा रहती है एक्साइटेशन की एनर्जी जो रिक्वायर हो, बहुत ज़्यादा। इसीलिए ये कंपाउंड्स बन पाते हैं। तो दो एनर्जी होती है, एक्साइटेशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी। इसको अगर पॉजिटिव मान के लो होती पॉजिटिव है। इसको अगर नेगेटिव कंसीडर करो तो ये वाले का जो अमाउंट है, बॉन्ड एनर्जी वाले का अमाउंट ज़्यादा रहता है हमेशा एक्साइटेशन एनर्जी से। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जहां पर कोई पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो। अगेन वही कार्ब, अगर ये मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, कॉमन नेम इसको हम इथाइलीन बोलते हैं। इथाइलीन याद रखना। ठीक है, तो सेंट्रल एटम्स की, दो सेंट्रल एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सेंट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद क्या होगा, 2s2 2p2। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, तो sp2 बन गया। sp2 बनने के बाद में दूसरे वाले का भी sp2 बनेगा। तो पहला काम है बॉन्ड फॉर्मेशन, जो सिग्मा बॉन्ड की वजह से। तो अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो पहले sp इसमें यहाँ से कनेक्ट होगा, एक एक बॉन्ड यहाँ से हो गया। ठीक है, तो अगर एक बॉन्ड यहाँ से हो गया तो इसका एक मतलब इस पूरे सिस्टम का एक कार्बन के साथ बॉन्ड हो गया, तो ये बराबर हो गया। बाकी जो दो बचे हुए हैं, एक पर उस पे, उसमें एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन बचा होगा, क्योंकि एक नहीं दो हैं, डबल कार्बन है ना हमारे पास में, तो ये होगा पी जेड मान लेते हैं। ठीक है ना, या तो वैसे पी एक्स मानना चाहिए, लेकिन अब ये एनसीईआरटी के हिसाब से पी जेड है ये। ठीक है, तो अगर ये पी जेड है, क्योंकि हमारा वो तो बन गया। ठीक है, तो पी जेड बनने के बाद में हमारे पास एक ऑर्बिटल बचेगा, एक ऑर्बिटल जो बचेगा वही पाई बॉन्ड
फॉर्म करेगा। पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से अब हमें समझ में आएगा कि सिंगल पाई बॉन्ड इसमें बनता है। सिमिलर तरीके से अगर हम sp का देखें तो एक तो हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड रहेगा बहुत सिंपल तरीके से, और एक पर एटम पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, मतलब हाइड्रोजन से कनेक्ट रहेगा जो हाइड्रोजन डोनेशन से बनेगा। एक बनेगा दो, अब इसमें दो पाई बॉन्ड हैं, 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। अगर 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो दो ऑर्बिटल का मतलब एक इसका ओवरलैप पी वाई का पी वाई के साथ में, और पी जेड का पी जेड के साथ में, नॉट, इसको पैरेलल ओवरलैप बोलेंगे, हेड ऑन नहीं बोलेंगे, इस तरह का ओवरलैप होगा। और यहाँ पर sp बन जाएगा। एग्जाम्पल इसका, इसको ये कौन सा है, CH, ये वन ऑफ द मॉलिक्यूल है जो परफेक्टली प्लेनर है, ठीक है। तो थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा ही बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है तो सिग्मा प्लस पाई होता है, एक सिग्मा एक पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो सिग्मा प्लस पाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड केस क्यों है कि ये PCl5 का केस लेते हैं। PCl5 में थोड़ा सा मैं थोड़ा सा स्लाइड चाहिए रहेगी तो मैं थोड़ा स्लाइड ले लेता हूँ, फिर हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। तो PCl5 के केस में क्या होता है, स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया। तो PCl कुछ इस तरीके का दिखता है, वो क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाया पिरामिडल। तो ये तीन एक प्लेन में रहते हैं, ठीक है। और फॉस्फोरस की कन्फर्मेशन क्या होती है, 3s2 3p3। तो पहले 3s ऐसे रहेगा, 3s और 3p3, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइट करेगा क्योंकि यहाँ पे 3d भी होता है, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से एक्साइट करेगा। ये बड़े नहीं है, बस ये कर्सर थोड़ा ढंग से चलता नहीं है तो इसकी वजह से बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाके डी वाले में घुस जाएगा। डी के 5 होते हैं वैसे तो, डी के 5 ऐसे बना देते हैं, यहाँ नहीं बनाते हैं। तो एक एस, 3p, तीनों मिलके sp3d बन गए, ठीक है। हमारे पास 5 ऑर्बिटल है, इनसे बनने वाला एक बन, अब इससे बनने वाला टेक्निकली क्या होना चाहिए था, टेक्निकली ये होना चाहिए था कि पांचों बॉन्ड इक्वलेंट होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू जो हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन फॉस्फोरस के केसेस में इस केस में क्या होता है कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं बड़े होते हैं, और इसके बड़े होने का रीजन होता है, इसको बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ये एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं, ये सीएल बॉन्ड का जो एंगल का रिपल्शन है वो 120 है, इनका एंगल का रिपल्शन 90 है। तो इसी वजह से ये बॉन्ड्स ना बाय डिफॉल्ट एक बॉन्ड पे रिपल्शन बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, और इसी की वजह से बॉन्ड बढ़ जाता है। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि PCl5 में एक्सियल बॉन्ड्स बड़े होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं SF3। सेम ही तरीके से बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3s3p4 3d0 खा जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, चारों फ्लोर मिल जाएंगे। लेकिन ये परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है, इसको ऑक्टाहेड्रल सिस्टम्स आर वेरी परफेक्ट इन दिस। इफ यू मेजर देयर बॉन्ड एंगल तो तुम समझ सकते हो कि कितना परफेक्ट है ये। तो sp3 केस हो गया। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये थ्योरी क्या बताती है कि एक्चुअल बेसिस क्या है। हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है कि इट्स अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, और ऑर्बिटल को तुम देख नहीं सकते हो,
ऐसा तुमको मतलब ये नहीं कि ये प्रोसेस होता हुआ दिखेगा कि ये अलग हिलेंगे और फिर कंबाइन कर जाएंगे फिर तुम देख पाओगे, ऐसा नहीं होता है। रियलिटी ऐसी नहीं होती है। इट्स ए थियोरेटिकल कंसेप्ट, बट जो एमओ थ्योरी है इट्स ए प्रैक्टिकल कंसेप्ट। ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर है, पूरा एक मैथ्स है इसका। ऐसे नहीं है कि मतलब बोल बाल के निकल गया। और उसके बाद में सपोर्टेड बाय, उसको बोलते हैं फोटो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फोटो इमिशन नहीं बोलते हैं, या फोटो आयनाइजेशन भी बोलते हैं। उसके थ्रू पता लगा लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स इसमें हैं, उसके बेसिस पे असाइन करा जाता है। तो इस थ्योरी का बेसिस क्या है कि जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, सपोज मुझे H2 का केस ही लेना है सिंपल, तो H2 के दो एटम हैं। ये दो एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये कंबाइन करते हैं। कैसे कंबाइन करते हैं? सपोज मेरे पास एक, इसको 5 मान लेते हैं मॉलिक्यूल वाले को, तो ऐसे कंबाइन करते हैं C1 Shy1 C2 Shy2। अब ये C2 Shy2 क्या है? उसने बोला, मैंने बोला लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर क्या होता है? लीनियर अलजेब्रा में, लीनियर मैथमेटिक्स, A प्लस बी लीनियर हो गया। C1 C2 क्या है? क्योंकि पूरा कोफिशिएंट नहीं होता, कुछ कोफिशिएंट ही होता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा तो ये C1 C2 सेम नहीं होंगे। तो ये 0.5 हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, कुछ केसेस में 0.4 हो सकता है, 0.6 हो सकता है, अगर सिर्फ डायटोमिक की बात करें। तो दैट इज वाई हमने इनको एक जनरल कांस्टेंट बोल दिया है कि C1 है और C2 है। तो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन बी एक्सप्लेन बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो बात मैंने भी बताई। कॉम्बिनेशन टेक प्लेस आइदर बाय एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन शोन बिलो। अब इसका मतलब क्या है? जब कभी भी दो ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो ही बनने चाहिए ना भाई। दो ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, बनने भी चाहिए। ये नहीं कम थोड़ी हो जाएंगे, है ना। तो इसको इसको बोलते हैं। अब ये बनेंगे कैसे? तो पहला बनेगा क्योंकि वेव है, अगर इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से मिल जाए, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से मिल जाए, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या एडिशन ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शंस ऐसे ऐड नहीं होते हैं जैसे हम सोचते हैं कि 2 + 2 4 हो गया, ऐसे नहीं ऐड होते हैं। इनके ऐड करने का एक मैथमेटिक्स है। अभी शायद आपने स्टार्ट किया है तो उसको आपको नहीं बता सकता, मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा चीजें। और बस ये समझ लो कि शायद इसको इस समय वैसे ही तुम समझ लो कि ये वैसे ही है 2 + 5। तो बाय डिफॉल्ट देखो, अब ये जो लोब होती है प्रोबेबिलिटी बताती है, क्योंकि इसकी लोब बढ़ गई है, साइज बढ़ गया है लोब का, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई है। तो ये एडिशन ऑफ वेव फंक्शन हो गया। नाउ लेट्स सी व्हाट इज सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन। अगर ठीक है, इस बार थोड़ा उल्टा कर देते हैं। उल्टा क्या करते हैं कि भाई इसको हम मतलब एक तरफ पॉजिटिव ले लेते हैं, एक तरफ नेगेटिव ले लेते हैं। तो अगर हम जो देखेंगे तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। एक तरफ बाय डिफॉल्ट घट गई है, ये घट जाने से इसका प्रोबेबिलिटी कम हो गया, लेकिन दोनों ही बनेंगे। ये लोअर इन एनर्जी रहेगा, ये हायर इन एनर्जी रहेगा। लोअर इन ई, ये हायर इन ई रहेगा। एनर्जी थोड़ी सी हाई, इसकी हाई रहेगी। तो अब इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते थोड़ा सा, तो देखते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड, मतलब अगर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा तो देखो प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ गई है, पॉजिटिव पॉजिटिव। एंटी बॉन्डिंग बनेगा, देखो एक लोब बन गया, एक जगह है जहां पर कोई डेंसिटी नहीं है। इसी को बोलते हैं नोडल प्लेन। और नोडल प्लेन या नोड बोलते हैं वैसे, और जो प्लेन कंटेन करता है जो नोड को, उसको बोलते हैं नोडल प्लेन। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पेपर में पूछ भी लेते हैं कि व्हाट इज नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन वो होता है जहां पर प्रोबेबिलिटी जो होती है अप्रोचेस टू जीरो। इस जगह पे इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता है, मतलब हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है। नाउ कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। जो भी कंबाइन करेंगे और एटॉमिक ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? S से S, ठीक है।
ये चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और उनका ओवरलैप मैक्सिमम होना चाहिए, तभी वो होंगे। ठीक है। हमारे पास जिस तरह से LCAO में लीनियर कॉम्बिनेशन, जो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, सॉरी, उसमें हमारे पास में क्या थे, हमने जब, सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन जब हमने पढ़ा था, तब हमने क्या पढ़ा था, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। यहाँ पर भी सेम ही तरह के बॉन्ड्स होंगे, वैसे ही सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, वैसे ही पाई बॉन्ड्स बनेंगे, और वैसे ही वो कंबाइन करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम कुछ देखते हैं। फिर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, उसके बॉन्ड ऑर्डर से। तो वो कितना होगा, 1/2 NV बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। तो NB इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड बॉन्डिंग ऑर्बिटल, Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड एंटी बॉन्डिंग। जब भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज्यादा होंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, तो मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा, अगर नहीं रहेंगे तो नहीं स्टेबल रहेगा। केसेस देख लेते हैं। हीलियम 2 की बात करते हैं। हीलियम 2 एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन फिर भी लेट्स से एक मॉलिक्यूल है। तो 1s2, इसका 1s2 कंबाइन करके 2 ऑर्बिटल बना रहा है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। लेट्स जस्ट फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा इसका, 1/2, 2 बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में, टोटल कितना होगा, 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो खत्म, मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा। हीलियम 2 प्लस एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, हीलियम प्लस, क्योंकि अब जो है कैलकुलेशन सजेस्ट करेगी यहाँ पे एक ही रह जाएगा, इसको हटा देते हैं। तो 1/2, 2 - 1 और 0.5, और इस तरह के मॉलिक्यूल हैमी बॉन्ड बनाते हैं। हैमी मतलब होता है आधा। तो इस इलेक्ट्रॉन की, इसकी क्या खास बात होती है कि इसके 2 सेंटर होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, पढ़ना पड़ता है इसके बारे में। मैं तो पढ़ा लिख मतलब मैं तो काफी पढ़ा लिखा हूँ इस चीजों में, तो मैं बता सकता हूँ। आजकल कोई भी कुछ भी हक देता है, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो अब इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगी, सबसे कम सिग्मा एस का रहेगा, उसके बाद सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई बॉन्डिंग, इन दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल रहेगी। उसके बाद सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2py। तो ये एक ऑर्डर है, कितनों से कितनों तक के लिए, 14 से, 14 और 14 से कम वालों के लिए, 14 तक यही ऑर्डर फॉलो होगा। कैसे याद करना है, ये चार नहीं याद करना है, क्योंकि ये चार सबके लिए सेम है। याद कर लो इसको, 1 2 3 4। तो जो 14 से नीचे वाले हैं, वहां 1 और 3 पे पाई बॉन्ड्स हैं। 1 2 3, 1 और 3 करके इसको याद कर लो, कि पाई बॉन्ड्स बना के बस 1 3 के आसपास है, देखना पड़ेगा बार बार, है ना। 14 से ऊपर वालों में थोड़ा ये होता है कि ये बॉन्ड्स 2 और 3 पे आ जाते हैं, मतलब वही है, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे रहते हैं, अगर हम लास्ट वाले डिजिट्स लें तो, लास्ट वाले नंबर्स लें तो। अब इनका इस्तेमाल करते हैं और कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, हम चाहें तो इसका इस्तेमाल करके नेचर ऑफ बॉन्ड बता सकते हैं, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक नेचर निकाल सकते हैं। O2 मॉलिक्यूल जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है, ये इसी से पता चलता है। बाकी तो किसी भी थ्योरी में आप देखिए, कहीं बात ही नहीं होती है O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक, लेकिन इसमें बात होती है। एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। बेरिलियम 2, ठीक है, बेरिलियम 2 का केस थोड़ा सा स्पेशल है, आई थिंक मुझे इसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो लिथियम केस लेते हैं। लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो लिथियम मिलता है, लिथियम जो है बहुत इजीली फाउंड है। लिथियम के केसेस में अगर निकालोगे तो 1/2, तो यहाँ पे है 2 - 0, और एक ही बॉन्ड हो रहा है, और इसका बॉन्ड एनर्जी कितना होता है, 110 किलो जूल। तो लिथियम 2 नेचर में मिलता है, मिलेगा भी। डाई कार्बन C2, क्या C2 मिलता है, कॉम्प्लिकेटेड केस है, लेकिन मैंने जो पढ़ा एक्सपेरिमेंटली, अभी तक तो मुझे दिखा नहीं है। ठीक है, तो कैसे
बना है नहीं बना है, मैं गूगल पे देख के बता सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि बनता कैसे। लेकिन हाँ, डाइकार्बन के लिए भी आप देख सकते हो, ये पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं पेपर में आए हुए क्वेश्चन देख सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर आप निकालेंगे यहाँ से, तो पहले हम 1/2 करते हैं। बॉन्डिंग देख लेते हैं, चार तो बॉन्डिंग ये हो गए, और चार तो ये हो गए, चार बॉन्डिंग ये हो गए, और दो ये हो गए, तो 6 - 2, 4/2 मतलब 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 ही आ रहा है, ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है मेरे हिसाब से। ये कुछ केसेस आई थिंक, ये नाइट्रोजन का केस था जहाँ तक मुझे याद है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप पढ़ सकते हो, वैसा ही ऑर्डर है जैसा आपने सोचा है। ये थोड़ा और हाईली सिमेट्रिक, ये कुछ सिमेट्री नंबर्स होते हैं, इनको आपको देखना नहीं है। N3 के केसेस में बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए 3, याद रखना। ये क्या, सॉरी, N2 के केसेस में 3 आना चाहिए, ये चीज याद रखना। और इम्पोर्टेंट है N2 का एमओ ऑर्बिटल आप खुद ड्रॉ करें, ठीक है। एक और मॉलिक्यूल मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है, CO मॉलिक्यूल। पता नहीं कितने लोगों को पता है। अब वीडियोस तो बहुत मिल जाएंगी यूट्यूब पे, लेकिन CO मॉलिक्यूल का जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है उसको बोलते हैं JD ली, इस बुक में है। बाकी सब जगहों पे फेंका गया है, कुछ भी फेंक रहे हैं। JD ली में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, और ये BSc लेवल की बुक है, बैचलर ऑफ साइंस ऑफ केमिस्ट्री, जो फर्स्ट ईयर की बुक है, इसमें ही मिलता है। बाकी जगहों पे मिलता है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा क्या बोलना चाहते हैं। वैसे तो JD ली भी समझ में नहीं आती है, मैं तो सच बता देता हूँ। ऑक्सीजन केसेस, मैंने बताया था ऑक्सीजन पैरामेग्नेटिक होती है। ऑक्सीजन का अगर एमओ देखेंगे, मैंने तुम्हें बताया था, इसमें पाई ऑर्बिटल सेकंड और थर्ड पोजीशन पे रहते हैं, अगर लास्ट वाला ही देखें तो सेकंड और थर्ड पे है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16, नहीं 16 नहीं, ऑक्सीजन में कितने हुए, 8 और 8, 16 ही होते हैं ना, 16 होते हैं क्या। वैलेंस में कितने होते हैं, 2s2 2p4, तो 6 6 6 12 लेकर करते हैं, 12 हुए ना, दो, 2 4 2 6 2 8 2 10, हाँ 12 होते हैं। तो 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं एंटी उसमें, तो आप देख सकते हो इसलिए पैरामेग्नेटिक है। सेम केसेस अगर फ्लोरीन की बात करोगे, फ्लोरीन पैरामेग्नेटिक नहीं है। और लेट मी जस्ट मतलब पुट इट दिस वे कि O2 पैरामेग्नेटिक है, इसीलिए इसकी बहुत सारी फ्री रेडिकल रिएक्शंस हैं, देखना आप, बहुत सारी। और इससे भी भयंकर इसका बड़ा भाई है ओजोन, ब्लीचिंग एजेंट है। जिसने हैंको के ऐड सुने होंगे, हैंको एक ब्लीचिंग और एक वॉशिंग पाउडर है, वो मतलब वो ब्लीचर है। उसमें बोलते हैं कि हाई ऑक्सीजन में ये हो गया, कलर निकल गया, वो निकलेगा ही, ऑक्सीजन का ब्लीचिंग इफेक्ट है। क्या फालतू बातें कर रहे हो पब्लिक को, मतलब जिनको नहीं पता उनको तो बेचने का स्ट्रेटेजी है, लेकिन ओजोन जो है हाई ब्लीचिंग एजेंट है, क्योंकि डायरेक्ट ये ओजोन O2 प्लस O में कन्वर्ट कर दिए। कुछ बचा क्या, तो ये खत्म हो गया। तो कमाल की बात ये है कि हमारा केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर खत्म हो गया। मैंने सारी वीडियो सुबह 4 बजे उठ के रिकॉर्ड करी है। दुनिया का सबसे पेनफुल काम था मेरे लिए 4 बजे उठना, लेकिन समटाइम्स मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं पढ़ाते हुए बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, और जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा बहुत तो कुछ किया जाए। और मतलब मुझे लगता है अगर मैंने जिस दिन अपना सारे काम छोड़कर पढ़ाना स्टार्ट किया, उस दिन मैं बस पढ़ाऊंगा ही। वो टाइम भी आएगा शायद लाइफ में, क्योंकि मुझे तो बस पढ़ाने का ही शौक है, और उसके अलावा कुछ शौक है नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, टेक केयर, बाय बाय।